हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5.5 दैट इज़ अबाउट कस्टम्स। तो ये सीरीज़ में हमारा चल रहा है बेसिकली फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। तो मेन इम्पॉर्टेंट कस्टम्स है इसमें, क्योंकि कस्टम क्या करता है, जब भी आपके गुड्स इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया के बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करने का काम करता है। तो डिटेल में पढ़ेंगे कस्टम्स का चैप्टर, बट उससे पहले अगर आपने कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से इनरोल कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है। कोर्स में आपको मिलेगा फुल कंसेप्चुअल वीडियोस, वीडियो क्वेश्चन फॉर रिवीजन, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स फॉर योर रेफरेंस। सो do enroll in the course and let's get started with the chapter. अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं ओवरव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कि किस तरह से कस्टम वर्क करता है। तो कस्टम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ऑपरेट करता है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कस्टम्स डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकली काम क्या है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, जो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से रिलेटेड है। एंड इसके मेन फंक्शन आ जाते हैं कि इंश्योर करना कि इंडिया में जो भी गुड्स आ रहे हैं, द गुड्स दैट आर ब्रॉट इनटू इंडिया आर परमिटेड एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और हैव द नेसेसरी ऑथराइजेशन। जो भी परमिशन रिक्वायर्ड है, जो भी लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद कस्टम क्या करता है, वेरीफाई करता है कि इंडिया के बाहर अगर आप कोई गुड्स लेकर जा रहे हो, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो गुड्स क्या होने चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल होने चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपके पास जो भी रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, वो अवेलेबल होने चाहिए। सो वी कैन से दैट इट प्लेज द रोल ऑफ अ गेट कीपर। एंड गेट कीपर बन के ये क्या काम कर रहा है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इन्फोर्स करने में मदद कर रहा है। मेन फंक्शन क्या है अभी हम देखना है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसका मेन फंक्शन था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट एंड मैनेज करना। जिससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली डिफाइन क्या हो रहा है कि गुड्स कौन से हैं क्लासिफाइड एज नेगेटिव और रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट, एंड इसी चीज़ को फॉलो कौन करेगा, इसी चीज़ को इम्प्लाई या इम्पोज कौन करेगा, कस्टम्स करेगा वाइल दे आर चेकिंग द गुड्स। सो इट इज़ इसकी सुपरविजन और रेगुलेटरी बॉडी कौन है कस्टम की? कस्टम डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसको CBIC भी कहते हैं। ये बोर्ड को पहले किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, क्योंकि पहले इंडिया में एक्साइज ड्यूटी था, बट अब एक्साइज ड्यूटी के साथ मतलब कुछ केसेस में एक्साइज है, बट मेनली क्या है, GST। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये बॉडी इसको रेगुलेट करती है। लीगल फाउंडेशन है कि कस्टम एक्ट 1962 के अंदर कस्टम डिपार्टमेंट को जो है फॉर्मुलेट किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कस्टम्स डिपार्टमेंट को कुछ पावर्स दिए गए। वो पावर्स क्या है? सबसे पहला क्या है पावर, इम्पोज ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, की आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। देन आप गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोहिबिट भी कर सकते हो, प्लस जो प्रोसीजर है वो डिफाइन कर सकते हो। अगर कोई पर्सन रूल फॉलो नहीं करता, उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो, उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हो, पेनल्टीज लगा सकते हो। एंड इम्पोज सैंक्शंस अंडर रेगुलेशन। सैंक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन ही होगी काइंड ऑफ, कि कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, किस किस कंट्री से आप डील नहीं कर सकते। तो ये सारी पावर्स दी कस्टम एक्ट 1962 ने। एज पर द कस्टम्स एक्ट, कस्टम ड्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि वो टैक्स जो किस पे लेवी हो रहा है, ऑन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर द कस्टम एक्ट, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, अब कस्टम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कंप्लाई करना, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बारी। एंड कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी लग रही है उसको कलेक्ट करना। गुड्स जो
इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनकी वैल्यू चेक करना कि जो वैल्यू डिक्लेयर करी गई है कहीं वो अंडर वैल्यूड तो नहीं, कहीं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं गुड्स, वो चेक करना। एंड इलीगल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना, एक्ट्स एज अ चेक पोस्ट टू डेटर द स्मगलिंग ऑफ प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड आइटम एंड इलीगल करेंसी मूवमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कस्टम की प्रेजेंस कैसे है, कस्टम डिपार्टमेंट या कस्टम्स के ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन 12 मेजर सी पोर्ट्स, 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 9 कोरियर टर्मिनल्स पे, 28 फॉरेन पोस्ट ऑफिस, 48 इनलैंड कंटेनर डेपो जो यूज़ होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, एंड 131 लैंड बॉर्डर चेक पोस्ट पे कस्टम्स हैं, एंड लैंड पोर्ट और एससीजी यूनिट पे भी है। ठीक है, तो ये होगी इसकी अवेलेबिलिटी। अब देख लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी में ये कैसे रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट का वाइटल सोर्स बन रहा है इनकम का, राइट। देन स्मगलिंग करने से रोक रहा है, जो भी बैंड गुड्स है उनको इंडिया में लाना या इंडिया से बाहर भेजना, इन सब चीज़ों को रोक रहा है। देन फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल मेंटेन कर रहा है कि गुड्स जो भी मूव हो रहे हैं वो सही वैल्यूएशन पे उनकी इन्वॉइसिंग करी जा रही है, अंडर या ओवर वैल्यू नहीं किया जा रहा उनको। तो अब देखते हैं इंपोर्ट के रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर हैं जो कस्टम्स को फॉलो करना है। सबसे पहले इंपोर्ट के केस में कौन सा मेन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, बिल ऑफ एंट्री, राइट। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना और उसको प्रोसेस करना, ये सारी चीजें कस्टम्स बताता है। ठीक है, इंपोर्टर्स को क्या करना होगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होगा प्रायर टू द वेसल डॉकिंग और एयरक्राफ्ट लैंडिंग। मतलब आप जो गुड्स इंडिया में ला रहे हो वो शिप या जिस प्लेन में आ रहे हैं वो एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड हो, उससे पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करके कस्टम्स को देनी है, ताकि कस्टम डिपार्टमेंट के पास एक डॉक्यूमेंट हो जिसकी मदद से वो चेक कर सके कि एक्चुअली आप जो गुड्स बता रहे हो क्या वही गुड्स आ रही हैं, कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री के कंटेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले इंपोर्टर की डिटेल कि सामान आ किसका रहा है, सामान मंगाया किससे जा रहा है, ओवरसीज सप्लायर की डिटेल एंड फुल कार्गो डिस्क्रिप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सामान क्या आ रहा है। फिर कस्टम्स उसकी वैल्यूएशन भी चेक करेगा, एचएस कोड भी देखेगा कि क्लासिफिकेशन सही है। एचएस कोड क्यों देखेगा, ताकि वो सही से टैक्स लगा सके उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल ऑफ एंट्री पे होंगी। वही हमने टेबुलर फॉर्मेट में इसको रख दिया याद करने के लिए, क्या क्या चाहिए, इंपोर्टर की इंफॉर्मेशन, सप्लायर की इंफॉर्मेशन, इनवॉइस वैल्यू, कमोडिटी डिटेल एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कस्टम्स का क्या काम रहने वाला है बिल ऑफ एंट्री के ऊपर, कि जो भी सबमिटेड गुड्स एंड डॉक्यूमेंट है उसको एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन के बाद फिर कार्गो को रिलीज कर देना, कब, जब उनको प्रॉपर ड्यूटीज कलेक्ट हो गई हैं। वेरीफाइज लाइसेंस अप्रूवल फॉर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड लेवीज एप्लीकेबल इंपोर्ट ड्यूटीज। अगर एक केमिकल की शिपमेंट है जो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स की कैटेगरी में है, तो कस्टम क्या चेक करेगा, क्या उसके पास इंपोर्ट लाइसेंस है केमिकल को इंपोर्ट करने का या नहीं। ओनली देन इट विल रिलीज द गुड्स, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो गुड्स रिलीज नहीं किए जाएंगे। देन इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजी, ईडीआई एंड आरबीआई सिस्टम, जो बिल ऑफ एंट्री से डाटा मिल रहा है उसको टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके किस तरह से बाकी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा कस्टम। तो सबसे पहले कस्टम्स का एक पोर्टल है जिसको कहते हैं आइस गेट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या करता है, जो भी बिल ऑफ एंट्री अप्रूव हो जाता है उसको ईडीआई में अपलोड कर देते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, एंड देन क्या होता है वहां से डेटा डेली ट्रांसमिट होता है आरबीआई के आईडीपीएमएस सिस्टम में, जो हमने फैमा एक्ट के अंदर पढ़ा था, ताकि फॉरेक्स का आउटफ्लो जो है वो हम अच्छे से चेक कर पाए। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट के रिलेटेड फंक्शन। अब देखते हैं एक्सपोर्ट के रिलेटेड फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे इंपोर्ट में हमें बिल ऑफ एंट्री चाहिए, वैसे एक्सपोर्ट में हमें चाहिए शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या करता है, टाइटल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का काम करता है, इसलिए शिपिंग बिल बहुत जरूरी है। सो एक्सपोर्टर को क्या करना है, एक शिपिंग बिल फाइल करना है टू ऑब्टेन कस्टम परमिशन फॉर लोडिंग गुड्स ऑन वेसल। गुड्स को वेसल में लोड करने से पहले आपको शिपिंग बिल देना होगा, ताकि कस्टम डिपार्टमेंट चेक करके आपको परमिशन दे। अब उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उनको, एक्सपोर्टर की डिटेल,
जो बायर है आपका उसकी डिटेल, इनवॉइस वैल्यू, कमोडिटी की डिटेल एंड सपोर्टिंग गुड्स, ये सब कुछ उनको शिपिंग बिल में डिटेल्स चाहिए। कस्टम का क्या काम रहेगा, पहले वो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेगा। जब वो एग्जामिन कर लेगा कि शिपिंग बिल के अकॉर्डिंग सही है, तो वो परमिट कर देगा गुड्स को लोड करना। उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको कहते हैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। जब तक लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं आता, गुड्स शिप पे लोड नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद आता है, वो क्या करेगा, जहां पर भी ज़रूरत है एक्सपोर्ट लाइसेंस चेक करेगा और एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर लेगा जो भी एप्लीकेबल है। A textile exporter files a shipping bill. Customs verify the goods and after documentation grants लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। फिर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद जब शिप पे लोड हो जाता है, फिर उनको क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लेडिंग। ओके। इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजी कैसे होगा, तो ये जो शिपिंग बिल है अगेन ये कस्टम के ईडीआई पोर्टल पे लोड होगा एंड वहाँ से आइस गेट पे ये शोर होगा। फिर वहाँ से डाटा ट्रांसमिट किधर होगा, ईडीपीएमएस पे, आरबीआई के सिस्टम में, जिससे वो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ट्रैक कर पाएंगे। तो कस्टम डिपार्टमेंट क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, सबसे पहले तो आईसी गेट पोर्टल, जिसमें वो सारे गुड्स का फ्लो पोर्ट पे कैसे हो रहा है उस चीज को ट्रैक करता है। देन वी हैव ECCS, एक्सप्रेस कार्गो क्लियरिंग सिस्टम। ओके। तो इसके अंडर वो क्या करता है, जो भी कोरियर से सामान जाता है कोरियर टर्मिनल पे, जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्टर है उस चीज को मैनेज करता है। ईडीआई पीएमएस, आईडीपीएमएस, ये तो आरबीआई का है मॉनिटर करने के लिए फॉरेक्स फ्लो। इसमें वो अपना शिपिंग बिल ऑफ एंट्री का डाटा देता है, जिससे आरबीआई मैच करता है कि पेमेंट सही अमाउंट में आ रही है या नहीं, ठीक है। देन पोस्टल ऑफिस में वो क्या करता है, आरबीआई, सॉरी, कस्टम्स 28 फॉरेन पोस्ट ऑफिस हैं जिनको यूज कर रहे हैं एज इंडिपेंडेंट सिस्टम। इंटीग्रेशन विद कस्टम एंड आरबीआई इज पेंडिंग, मतलब अभी फॉरेन पोस्ट ऑफिस को अलग से यूज किया जा रहा है, कस्टम के साथ डायरेक्टली उनको इंटीग्रेट नहीं किया गया, बट वो जल्दी ही होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं कस्टम ड्यूटी क्या क्या टाइप की होती है और कितना रेट है उसका। तो सबसे पहले आती है एक ड्यूटी जिसको कहते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। मतलब ये प्राइमरी ड्यूटी ऐसी है जो हर एक गुड्स के ऊपर, जो भी इंपोर्ट होने वाले हैं एक्सपोर्ट होने वाले हैं उन सब के ऊपर चार्ज करी जाती है। एंड ये इसका रेट नॉर्मली क्या होता है, 2.5 से 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, ठीक है। फिर आती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग क्या होती है, जो भी गुड्स की असेसिबल वैल्यू है इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर इसको चार्ज किया जाता है। देन वी हैव स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे लगती है 4% ऑन इम्पोर्ट वैल्यू। एंड इन सब के बाद जीएसटी लगाया जाता है, आईजीएसटी, एज पर जीएसटी रूल्स। वो रेट, उस जीएसटी के अकॉर्डिंग जो भी रेट बनता है उतना जीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने 1 लाख की मशीनरी इंपोर्ट की है तो सबसे पहले क्या होगा, उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। मान लो 7.5% रेट है तो 7500 BCD हो गया। देन काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी ऑन 10% ऑफ असेसिबल वैल्यू। फिर उसके बाद 4% की क्या लगेगी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी एंड आईजीएसटी लगेगा एज पर जीएसटी रूल्स। ये हो गया हमारा कस्टम्स का चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कस्टम्स डिपार्टमेंट का क्या रोल है एंड किस तरह से जो ड्यूटीज है चार्ज की जाती है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन का फ्लो में वो मदद करता है इन ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।